हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेटाबेस के कमांड्स के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आते हैं वो कुछ आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो क्वेरी लिखने के लिए दिए जाते हैं। क्वेरी का मतलब होता है कि आपको डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना या आपको टेबल्स, मतलब डेटाबेस का मतलब हम टेबल्स है तो टेबल्स में किसी खास तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। जैसे कैसे आप टेबल बनाएंगे, कैसे उसमें आप वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, मतलब रोज को इंसर्ट करेंगे, कैसे आप उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह की कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। मतलब छोटे मोटे ऑपरेशंस, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम करेंगे उन्हीं सारे कमांड्स को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको निश्चित रूप से इतना तो आना ही चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप टॉपिक्स देखिएगा तो टॉपिक के हिसाब से मैंने इसको नाम दिया है माई एसक्यूएल कमांड। जबकि आप कहेंगे सर हमारे सिलेबस में तो बेस है, बेस ओपन ऑफिस जो है उसका बेस है, ठीक है, जिसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बेस में भी अगर आप माई एसक्यूएल कमांड्स लिखेंगे तो चलेगा। इसीलिए और एग्जाम में भी आपको जो लिखना होगा वो माई एसक्यूएल के ही कमांड्स को लिखना होगा। तो यानी कि आपको माई एसक्यूएल इनडायरेक्टली पढ़ना है, डायरेक्टली तो आपको बेस कह रहा है। बेस में भी जाके आप माई एसक्यूएल को रन कर सकते हैं, माई एसक्यूएल के कमांड्स को रन कर सकते हैं। इसीलिए हम डायरेक्टली माई एसक्यूएल पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली बेस तो क्लियर हो ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए टाइम, चूंकि इसमें कमांड्स बहुत ज्यादा हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में बना पाऊं। अगर नहीं बनेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो फिर थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। चलिए फिलहाल हम यहाँ आते हैं माई एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। सबसे पहली चीज देखिए, जैसे ही आप कोई भी माई एसक्यूएल ओपन करते हैं, मान लीजिए माई एसक्यूएल ओपन आप करते हैं, तो माई एसक्यूएल ओपन करते ही आपको जो सबसे पहला काम करना होता है वो होता है डेटाबेस को क्रिएट करना। और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है, पहला कमांड, उसका नाम होता है क्रिएट डेटाबेस। यानी कमांड का नाम ही है क्या, कौन सा कमांड, क्रिएट डेटाबेस कमांड। तो ये कमांड क्या करता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस। दिस कमांड, यानी इस कमांड को जो है वो यूज किया जाता है, कमांड इज यूज्ड टू, यानी इसका यूज किया जाता है क्रिएट अ डेटाबेस। क्या करने के लिए, एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस क्या होता है। देखो, डेटाबेस इज समथिंग लाइक फोल्डर, ठीक है। माई एसक्यूएल में डेटाबेस क्या फोल्डर की तरह है, और उस फोल्डर के अंदर हम यूजुअली हम क्या करते हैं, फोल्डर्स के अंदर क्या रखते हैं, फाइल्स को रखते हैं। तो वैसे ही हम एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, माई एसक्यूएल के अंदर, और उसके अंदर जाके टेबल बनाएंगे, ठीक है। यानी कि माई एसक्यूएल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो डेटाबेस जो है, मान लीजिए आपने स्कूल नेम से डेटाबेस बना लिया, ठीक है, या एम्प्लॉय नाम से, जो भी आपको बनाना है। अब क्या है, स्कूल के अंदर ये एक तरह से लॉजिकल आपने एरिया क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस स्कूल नाम के डेटाबेस को बनाने के बाद आप इसके अंदर जितने टेबल चाहें उतने टेबल्स बना सकते हैं। n नंबर ऑफ टेबल्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की। तो कम से कम आपको एक डेटाबेस होना होता है, उसको आपको बनाना होता है। बनाने के लिए आप कितने भी डेटाबेसेस बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए डेटाबेस बना लेते हैं। जैसे मैं स्कूल के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ तो स्कूल का डेटाबेस बना लूंगा। मैं अगर सपोज कि हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो हॉस्पिटल का एक डेटाबेस बना लूंगा। मान लीजिए मेरे पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, 10 सॉफ्टवेयर सब मुझे बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, हर एक के लिए अलग अलग डेटाबेस बना लूंगा। क्यों, क्योंकि फिर जब मैं स्कूल के अंदर जाऊंगा, यानी स्कूल डेटाबेस के अंदर जाके देखूंगा कि कौन कौन से टेबल्स हैं, तो मुझे सिर्फ उन्हीं टेबल्स की लिस्ट दिखाई देगी जो स्कूल से रिलेटेड है। यानी कि स्कूल वाले प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस, मतलब स्कूल वाले प्रोजेक्ट के अंदर जितने टेबल्स हैं, जो भी टेबल्स हैं, सिर्फ वो टेबल्स मुझे दिखेंगे। तो हमारा एक तरह से कैटेगराइजेशन भी होता है ना। जैसे हम ऑडियो की अलग फोल्डर बनाते हैं, वीडियो के लिए अलग फोल्डर बनाते हैं, पिक्स के लिए अलग फोल्डर बनाते हैं, नोट्स के लिए अलग फोल्डर बनाते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ क्या करते हैं, अपने हर एक काम के लिए अलग अलग क्या करते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं, और उस डेटाबेसेस के अंदर जाके हम फिर क्या करते हैं, टेबल्स को बनाते हैं। तो ये है हमारा क्रिएट टेबल कमांड। इसका सिंटैक्स क्या होता है, बस इतना ही लिखना है, एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। सिंटैक्स में लिखना होता है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और फिर डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में मुझे मान लीजिए स्कूल नाम का ही डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, क्रिएट, क्या लिखूंगा, उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और यहां लिख दूंगा स्कूल। जैसे ही सेमीकोलन देके एंटर करूंगा, ये मैसेज देगा डेटाबेस क्रिएटेड।
और हमारा एक स्कूल नाम का डेटाबेस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, एक बार अगर आपने स्कूल नाम का डेटाबेस बना लिया तो बना लिया, दैट इज फाइनल। नाउ डेटाबेस बनने के बाद आपको उस डेटाबेस के अंदर जाना होता है, उस डेटाबेस को एक तरह से ओपन करना होता है, ताकि उसके अंदर आप जाके आप क्या करेंगे, टेबल्स को फर्दर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए कमांड क्या होता है, यूज कमांड होता है। ठीक है, इसका क्या यूज होता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, दिस कमांड इज यूज्ड टू ओपन अ डेटाबेस। यानी कि अगर आप एक डेटाबेस ओपन करना चाहते हैं और उसके अंदर जाके काम को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना होगा, यूज कमांड। इसका क्या सिंटैक्स होगा, तो इसका सिंटैक्स होगा यूज और बस डेटाबेस का नाम, जो भी आपने नाम से डेटाबेस बनाया है, डेटाबेस नेम। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कौन सा बनाया, स्कूल नाम से बनाया ना, तो यहां क्या करेंगे हम, यूज व्हाट, स्कूल। जैसे ही करके इंटर करेंगे, मैसेज देगा डेटाबेस चेंज्ड, और आपका स्कूल डेटाबेस एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो स्कूल डेटाबेस के अंदर है, और स्कूल डेटाबेस के अंदर होने की वजह से आपका सारा टेबल जितना भी आप बनाएंगे, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर ही क्या होगा, परफॉर्म होगा। ठीक है, नाउ अब एक चीज और कमांड होता है, दैट इज द थर्ड कमांड। वो कहता है कि शो डेटाबेसेस कमांड, शो डेटाबेसेस कमांड। ये क्या होता है, देखो यहाँ डेटाबेस नहीं है, डेटाबेसेस है, याद रखना। ये कमांड लास्ट में ईएस जुड़ा हुआ है, टू शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे सपोज कीजिए सारे डेटाबेसेस की लिस्ट देखनी है कि किस किस नाम से ऑलरेडी डेटाबेस बन चुके हैं, या आप सपोज कीजिए डेटाबेस बनाए थे, कल आए तो भूल गए किस नाम से बनाए थे, तो भैया मुझे लिस्ट देखनी होगी ना। मैं लिस्ट देखने के बाद ही पता लगा पाऊंगा किस नाम से जो है वो मतलब मैंने डेटाबेस बनाया था। तो उसके लिए होता है शो डेटाबेसेस। ये क्या होता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले the list of all the databases, the list of all the databases, यानी कि सारे के सारे डेटाबेसेस की जो है ये क्या कर देगा, लिस्ट आपको शो कर देगा। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स होगा शो डेटाबेसेस, बस यही लिख देना है, शो डेटाबेसेस, BASES। और एग्जाम्पल भी सेम वही कमांड, कोई नाम इसमें देना नहीं है, तो जैसे ही आप लिखेंगे एग्जाम्पल में भी सेम हो जाएगा, शो डेटाबेसेस। जैसे ही करके एंटर करेंगे, जितने भी डेटाबेसेस थे सारे का नाम शो हो जाएगा पहले से बना हुआ, और अभी आपने स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया, इसीलिए स्कूल नाम का भी डेटाबेस क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। तो ये है स्टार्टिंग। ठीक है, कैसे डेटाबेस बनाया, कैसे डेटाबेस को ओपन किया, और कैसे डेटाबेसेस की लिस्ट हमने देखी। डेटाबेस बनने के बाद जब तक हम उसके अंदर जाएंगे नहीं, हम कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटी है, बार बार आपको डेटाबेस के अंदर जाना पड़ता है जब भी आप माइस्क्यूएल खोलेंगे या बेस को खोलेंगे। ठीक है, शो डेटाबेसेस से सारे डेटाबेसेस की आपको लिस्ट दी जाती है। अब आता है मेन काम, डेटाबेस बनने के बाद हमको क्या करना होता है, टेबल को क्रिएट करना होता है। ठीक है, टेबल को क्रिएट करना, क्योंकि जब तक हम टेबल नहीं क्रिएट करेंगे, एग्जैक्टली टेबल को क्रिएट करने का मतलब हुआ टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, यानी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसा टेबल बनाना चाहते हैं, और तब उसमें डेटा को इंसर्ट करना होगा। तो उसके लिए पहले मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए। कोई भी टेबल बनाने से पहले सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर सोचना होता है कि कैसा टेबल हम बनाएंगे। तो मान लीजिए हम एक ही टेबल लेके चलते हैं, मान लीजिए हम एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाएंगे, और इसी टेबल के बेस पे अपना सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो है वो हमारा क्या होगा, तो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय का कोड रखूंगा, ठीक है, फिर एम्प्लॉय का जो है वो नेम रखूंगा, ठीक है, फिर एम्प्लॉय की सैलरी रखूंगा, है ना, फिर एम्प्लॉय का मान लो डेजिग्नेशन रखूंगा मैं कि किस पोस्ट पे है वो डेजिग्नेशन, मतलब फिर मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तब उसने ज्वाइन किया, और फिर मान लीजिए मैं जेंडर रखता हूँ, और भी बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही छोटा सा टेबल बनाएंगे, और इसी टेबल को बेस मानते हुए हम अपना सारा का सारा काम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो पहले मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। सबसे पहला मेरा काम क्या है, वी नीड टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर। तो हमने फील्ड्स तो डिसाइड कर लिए, फील्ड्स को डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर डिसाइडिंग द फील्ड्स आपको ये मेक श्योर करना है, जब फील्ड्स आप डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि कौन से फील्ड को आप क्या क्या डेटा टाइप देंगे। तो मान लीजिए आप कोड को जो है वो क्या देना चाहते हैं, इंटीजर टाइप को बनाना चाहते हैं, ठीक है, और इसको प्राइमरी की भी बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की वो है जो यूनिक होता है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होता है, और साथ ही साथ नल वैल्यू अलाउड नहीं होता है, यानी कि उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा जो है वो नेम है, नेम जो है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइप का होगा, वैर कैट, ठीक है, कैपेसिटी मान लीजिए 30 कैरेक्टर्स,
इसको आप नॉट नल बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। नॉट नल मतलब इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, नेम में आपको कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है। फिर वैसे सैलरी, तो मान लीजिए सैलरी जो डेसिमल टाइप का बना लीजिए, सैलरी ऑफ विच टाइप, डेसिमल टाइप का। डेसिमल मतलब ताकि दशमलव में अगर कोई वैल्यू हो, कोई सैलरी हो, तो वो भी स्टोर कर सके। इसको आप चाहें तो कोई भी कांस्टेंट लगाना वो आपकी मर्जी होती है। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स होते हैं, प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, फॉरेन की, ये सब कांस्टेंट होते हैं। वो आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं, कौन सा कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर दिया है तो लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए छोड़ दिया, मैं इसमें कोई कांस्टेंट लगाना नहीं चाहता हूँ। डेजिग्नेशन जो है वो मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ वैरकेर टाइप का, इसी कैपेसिटी मैंने दे दी मान लीजिए 40 या 30, जो भी कैपेसिटी, ये आपकी मर्जी होती है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है साइज, तो जो साइज क्वेश्चन में देगा आप वही देंगे, नहीं देगा तो आप अपनी मर्जी थोड़ी चला सकते हैं, ठीक है। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डीओजे, ये किस टाइप होगा, डेट टाइप का होगा। ये सब डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, वैरकेर, डेसिमल, डेट, ये सब डेटा टाइप्स हैं। किसके, MySQL के डेटा टाइप्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, डीओजे के बाद जेंडर है, GENDER, या जेंडर जो है वो मान लीजिए कैर टाइप का होगा। जेंडर ऑफ विच टाइप, कैर टाइप। तो ये है आपका क्या, सारा का सारा फील्ड आपने जो पहले सोच लिया, उसके बाद उसका कौन कौन सा टाइप होगा और साइज क्या होगा। अब आप एक चीज पूछ सकते हैं कि सर आपने डेट में साइज नहीं दिया, आपने कैर में साइज नहीं दिया और आपने इंटीजर में साइज नहीं दिया। इनको साइज देने की जरूरत नहीं होती है। कैर में बेसिकली आप चाहे दे सकते हैं, चाहे तो, लेकिन होता क्या है, देखिए कैर में अगर आप साइज नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज जो होता है वो 1 कैरेक्टर का होता है, यानी 1 बाइट का होता है, ठीक है। क्योंकि चूंकि ये जेंडर है और जेंडर में मुझे मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, यानी M, F और T, इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करना है, इसीलिए मैंने इसका साइज नहीं दिया। क्योंकि अगर आप जो कैर में साइज नहीं देते हैं तो जो डिफॉल्ट साइज होता है, मतलब वो साइज जो ये खुद से ले लेता है, वो कौन सा साइज होता है, 1 कैरेक्टर 1 बाइट, इसलिए मैंने नहीं दिया। हालांकि आप इसमें दे सकते हैं, डेट में देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, डेसिमल में भी देने की जरूरत नहीं होती है, इंटीजर में भी देने की जरूरत नहीं होती है। तो अब मुझे सबसे पहले इस टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे नेक्स्ट कमांड जो भी कमांड है हमारा, वो कमांड क्या होगा, क्रिएट टेबल कमांड, CREATE, क्रिएट टेबल कमांड। क्या यूज होता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, यानी इस कमांड का यूज क्या करते हैं हम, टेबल को क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द सिंटैक्स, तो हमारे पास क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा क्रिएट, ठीक है, टेबल, फिर टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद फील्ड 1, यानी कि पहले फील्ड का नाम, डेटा टाइप उसका किस तरह का डेटा, वो डेटा टाइप क्या है उसका, उसके ब्रैकेट में साइज, और अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का नाम, ठीक है, फिर कॉमा, वैसे ही फील्ड 2 डेटा टाइप कांस्टेंट, फील्ड 3 डेटा टाइप कांस्टेंट, जितना फील्ड देना है दीजिए, सेमीकोलन दीजिए और क्या कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए मेरे को एग्जैक्टली यही टेबल बनाना है, सेम यही टेबल बनाना है, क्योंकि हमने टेबल बना लिया है और डेटा टाइप भी बना लिया है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, ठीक है, और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, है ना, उसका ब्रैकेट ओपन, पहला फील्ड का नाम है ना, देखिए फील्ड का नाम है ना, तो फील्ड का नाम क्या है, कोड, तो हमने यहाँ कोड लिखा। फिर उसके बाद डेटा टाइप, तो हमने इसका डेटा टाइप क्या डिसाइड किया, इंटीजर, हमने यहाँ क्या लिख दिया, इंटीजर, ठीक है, और ब्रैकेट में साइज, तो हम इंटीजर में साइज नहीं देंगे तो भी चलेगा, तो छोड़ दिया। कांस्टेंट में मैंने बताया था इसको प्राइमरी की मानना है, तो ठीक इसके बाद स्पेस देके आप क्या लिख लेंगे, यू विल बी राइटिंग एट व्हाट, प्राइमरी की। उसके बाद कोड के बाद क्या होगा, दूसरा फील्ड क्या है, नेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नेम, है ना, किस टाइप का, वैरकेर, और कैपेसिटी मान लीजिए 50 दे दिया, यहाँ पे आप 50 कर दीजिए, नाम बड़ा ही थोड़ा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नॉट नल है, मतलब इसको जो है आप नल नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नॉट नल मतलब क्या होता है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तीसरा क्या है, नेक्स्ट सैलरी, ठीक है, सैलरी किस टाइप का है, तो डेसिमल टाइप का है, ठीक है, इसमें कॉन्स्टेंट नहीं डाला है, छोड़ दीजिए। फिर क्या है, सैलरी के बाद डेजिग्नेशन, DESIG, ये भी मान लीजिए वैरकेर, साइज 30 रहने दीजिए, इसमें भी कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, कॉमा दे दीजिए, ठीक है। DOJ किस टाइप का, डेट टाइप का, इसमें भी कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर जेंडर, कैर टाइप का, ब्रैकेट में चाहे तो आप 1 लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी साइज जो है बाय डिफॉल्ट 1 होता है। क्या इसके बाद कुछ और है फील्ड, नहीं है, तो ये जो ब्रैकेट आपने ओपन किया था ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
सेमीकोलन देंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही ऐसा आप करेंगे मैसेज देगा टेबल क्रिएटेड, और टेबल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके डेटाबेस के अंदर, जैसे अभी हम स्कूल डेटाबेस के अंदर हैं, वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिर्फ ये क्या बना, टेबल का स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर कोई भी डेटा है नहीं, इसके अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्रिएट टेबल कमांड। और एक कमांड जो इसी से एसोसिएटेड है वो कौन सा है, शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड, ये क्या होता है, ये कमांड जो होता है वो जितने भी, जैसे जिस भी डेटाबेस के आप अंदर हैं, उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे उन सारे टेबल्स का नाम क्या करेगा, आपको शो कर देगा। ठीक है, तो दिस कमांड डिस्प्लेज, ये कमांड क्या करता है, शो करता है। दिस कमांड इज यूज्ड टू, इस कमांड का यूज किया जाता है, शो द लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स। शो द लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स इन अ डेटाबेस। इन अ डेटाबेस यानी किसी जिस भी डेटाबेस के आप अंदर हैं, उस डेटाबेस के अंदर जितने भी कमांड्स होंगे, सॉरी जितने भी टेबल्स होंगे, उनकी लिस्ट क्या करेगा, शो करेगा। देखिए जो नाम होता है ना, शो टेबल्स, टेबल को शो करो, क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करो, तो नाम भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसका काम पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द सिंटैक्स, तो बस वही शो टेबल्स, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा, सेम वही होगा, एग्जाम्पल भी क्या होगा, शो टेबल्स। यानी कि शो टेबल्स आप लिख के एंटर करेंगे, जो भी उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे, सारे टेबल्स आपको शो कर दिए जाएंगे। तो कभी भी याद रखिएगा किसी भी कमांड के बारे में, जब कमांड पूछे आपसे तो कमांड का डेफिनेशन लिखिए आप, उसके बाद उसका सिंटैक्स लिखिए और उसका एग्जाम्पल लिखिए, ये जरूर लिखिएगा, तो आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। तो ये हो गया टेबल कैसे बनता है और कैसे आप टेबल का लिस्ट क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ कौन कौन से टेबल किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में बने हुए हैं। राइट, तो अभी चलिए फिर इसको मैं रब करता हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है DESC कमांड, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का ये शॉर्ट फॉर्म है DESC, छोटा 4 कैरेक्टर्स लिया गया डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब क्या करता है कि जैसे आपने कोई टेबल बना लिया और टेबल को बनाने के बाद आप उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, क्या उसका डेटा टाइप है, क्या उसका साइज है, क्या उसका कांस्टेंट है, ये सारा डिटेल आप देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने टेबल बना दिया हो और 10 दिन बाद आया, ओपन किया टेबल, आपको पता ही नहीं कि भाई टेबल में कौन कौन सा फील्ड था, क्या क्या उसका साइज था, क्या क्या उसका डेटा टाइप था। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं, DESC कमांड का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है किस लिए, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल यानी कि टेबल का अगर आपको स्ट्रक्चर शो करना हो बिल्कुल इस फॉर्मेट में, तो क्या करते हैं आप DESC कमांड को यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो DESC और फिर आप क्या लिखते हैं, टेबल का नाम, टेबल नेम। राइट, एग्जाम्पल DESC, और अभी हमने जो टेबल बनाया वो किस नाम से बनाया है, एम्प्लॉय नाम से, EMPLOY हो गया। तो ये बिल्कुल ऐसा क्या करेगा, आपको शो कर देगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का, मतलब आपका जो टेबल था उसमें कौन कौन से फील्ड्स थे, उसके डेटा टाइप क्या थे, उसका साइज क्या था, उसमें कॉन्स्टेंट्स क्या थे, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो हमने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स को बना लिया। अब इन टेबल्स के अंदर हमें एक एक करके वैल्यूज डालने होते हैं। यस, वैल्यू को डालना 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप का काम होता है। क्या कौन सा कमांड होता है उसका, उसके लिए, तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है इंसर्ट इनटू कमांड। विच कमांड, इंसर्ट इनटू कमांड। तो इस कमांड का क्या यूज होता है, ये कमांड जो है डेटाबेस में यानी हमारे टेबल में रोज को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है इंसर्ट, क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए किसी चीज को, डेटा, ठीक है, या रिकॉर्ड को इन द टेबल, किसमें, टेबल में। राइट, इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इसका जो पहला सिंटैक्स है वो क्या है, देखिए 2 सिंटैक्स इसका। पहला सिंटैक्स क्या है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है, यानी कि टेबल नेम, और फिर आप लिखते हैं वैल्यूज, याद रखिएगा वैल्यूज, फिर ब्रैकेट ओपन, value 1, value 2,
कॉमा वैल्यू 3, ऐसे ही जो भी वैल्यू देनी है सेमीकोलन और फिर क्या एंटर। देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज वैल्यू 1, तो पहले वाले फील्ड के लिए वैल्यू 1, दूसरे वाले फील्ड के लिए वैल्यू 2, तीसरे वाले फील्ड के लिए वैल्यू 3, और ऐसे ही एक एक करके हम सारे वैल्यूज के लिए 1 बाय 1 ठीक इसी ऑर्डर में क्या करेंगे, वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इंसर्ट, मान लीजिए मैं एक रो इंसर्ट करता हूं इनटू एम्प्लॉय, टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉय, ठीक है, वैल्यूज। सबसे पहले मान लीजिए कोड में हम डालते हैं वैल्यू 101 कॉमा नेम, नेम में मान लीजिए हम डालते हैं राम कॉमा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैंने जब कोड के लिए डाला वैल्यू तो मैंने सिंगल कोट्स नहीं दिया, जबकि नेम के लिए जब दिया वैल्यू तो मैंने सिंगल कोट्स दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो जवाब है वो यहाँ छुपा हुआ है कि जब भी कभी आप जो है वो किसी भी वैसे फील्ड के लिए वैल्यू देते हैं जो इंटीजर है या डेसिमल है, तो आपको सिंगल कोट्स देने की जरूरत नहीं होती। आप सिंगल कोट्स कब देते हैं? सिंगल कोट्स आप देते हैं इन दोनों के अलावा, वेर कैर में देंगे, कैर में देंगे, डेट में देंगे, यानी कि इंटीजर वैल्यूज के लिए और डेसिमल वैल्यूज के लिए हमें सिंगल कोट्स देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो 101 राम, उसके बाद क्या सैलरी, मान लीजिए सैलरी में देता हूं 50,000, ठीक है। उसका डेजिग्नेशन मान लीजिए डेजिग्नेशन में देता हूं मैनेजर, ओके। फिर देन कॉमा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो फॉर्मेट होता है, डिफॉल्ट फॉर्मेट जो होता है वो होता है y डैश mm डैश dd, ये फॉर्मेट डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी डेट दे देते हैं, मान लीजिए 2022 डैश 01 डैश 01, अब इसको भी सिंगल कोट्स में हम देंगे और जेंडर के लिए हम m दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो डेट है आप देखिए, ये जो हमारा डेट है वो है 1 जनवरी 2022। तो देखिए 101 कहाँ जाएगा, कोड में जाएगा, राम कहाँ जाएगा, नेम में जाएगा, ठीक है। 50,000 कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, ओके। देन डेजिग्नेशन कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, मैनेजर, ठीक है। फिर क्या होगा, ये डेट जो है वो यहां जाएगा, ठीक है, 2022 डैश 01 डैश 01, ठीक है। उसके बाद ये m कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, और ये पूरा एक रो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां कहा था रेस्पेक्टिव वैल्यूज डालने होते हैं हमको, ठीक है। अब ये तो सिंटैक्स ए है, एक और इसका सिंटैक्स है, वो क्या कहता है कि मान लीजिए सिंटैक्स में आप वो ये कहता है कि मान लीजिए किसी कॉलम के लिए आपके पास वैल्यू है और किसी कॉलम के लिए वैल्यू नहीं है। मान लीजिए आप वैल्यू इसमें डालना चाहते हैं, इसमें भी डालना चाहते हैं, इसमें भी डालना चाहते हैं, लेकिन इसका कुछ पता नहीं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो उसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो सिलेक्टेड कॉलम में अगर आपको डालना है तो उसके लिए भी हमारे पास सिंटैक्स होता है। क्या होता है, देखिए बी सिंटैक्स जो है वो क्या है कि इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल नेम, जो भी आपका टेबल का नाम है, उसके बाद जो भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट ओपन के बाद जो भी कॉलम में आप वैल्यू डालना चाहते हैं, जैसे कॉलम 1 कॉलम 2, ऐसे ही, उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे, और इस कॉलम 1 के लिए वैल्यू 1, इस कॉलम 2 के लिए वैल्यू 2, ऐसे ही देंगे और यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इंसर्ट किया इस टेबल में इन कॉलम्स में ये वैल्यू, पहले ये जो पहला नंबर है यहाँ पे उसके लिए वो वैल्यू है, ये जो दूसरा नंबर है तो दूसरा वैल्यू है, रेस्पेक्टिव है। फॉर एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, क्या लिखते हैं हम कि इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन ब्रैकेट कॉलम 1 में मान लीजिए कोड में भेजना है, फिर नेम में भेजना है, और मान लीजिए सिर्फ सैलरी में, इसी तीनों में भेजना और किसी में नेम भेजना है। तीनों लिखा, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, कौन से वैल्यूज, तो कोड के लिए मान लीजिए 102 भेजते हैं, नेम के लिए जो है मान लीजिए श्याम भेजते हैं, ठीक है, और सैलरी के लिए मान लीजिए 60,000 भेजते हैं। बस ये तीनों चीजें भेजते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो क्या होगा, 102 यहां आएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू देखो, कोड दिया था ना फर्स्ट, तो फर्स्ट 102, फिर नेम दिया था तो नेम क्या होगा, श्याम, तो नेम में क्या आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, ठीक है। फिर सैलरी में कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, बाकी के लिए वैल्यू नहीं जाएगी, सिंपल हो गया, एक रो क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब में क्या आ जाएगा पता है, इन सब में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नल। नल का मतलब होता है नो वैल्यू,
नल का मतलब क्या होता है, नो वैल्यू, मतलब इस फील्ड के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये है इंसर्ट करना। तो आपको एक एक करके इस टेबल में सारा का सारा डेटा क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। इट इज स्टेप बाय एंड वन बाय वन प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। जो शुरू में डेटाबेसेस बने थे, शुरू में जो सारे कंप्यूटर्स में डाटा को फीड किया गया था, तो इन्हीं सब डेटा को एक एक करके वन बाय वन मैन्युअली क्या किया गया था, फीड किया गया था। तो दिस इज इंसर्ट इनटू कमांड, अगर आपको इंसर्ट करना है तो मान लीजिए ऐसे ही करके मैं 5 रिकॉर्ड्स की एंट्री कर देता हूं, ठीक है, और उसी पे हम अगला सारा कमांड्स करेंगे। तो चलिए मुझे 5 रिकॉर्ड्स की एंट्री करने दीजिए। तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके मान लीजिए मैंने ये सारे रिकॉर्ड्स क्या कर लिए हैं, एंट्री कर लिए हैं। अब इन सारे रिकॉर्ड्स की एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हमें क्या परफॉर्म करना है, तो देखिए कमांड्स की अगर लिस्ट की हम बात करें तो हमने कौन कौन सा कमांड कर लिया। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस कमांड कर लिया हमने, जिसमें हमने क्या कर लिया, डेटाबेस को जो है वो बना लिया। फिर दूसरा क्या कर लिया, यूज कमांड का यूज करके उसको एंट्री कर ली। तीसरा जो है वो शो डेटाबेसेस करके सारे के सारे डेटाबेसेस की लिस्ट हमने देख ली, ठीक है। फिर DESC कमांड का यूज करके हमने टेबल के डिस्क्रिप्शन को, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट 5वां कमांड क्या यूज हमने किया, क्रिएट टेबल कमांड, यानी टेबल को क्रिएट हमने किया। फिर हमने क्या किया, शो टेबल्स कमांड, यानी कि सारे कमांड्स को हमने, सारे टेबल्स को हमने एक साथ देख लिया, ठीक है। और अभी हमने जो किया वो किया इंसर्ट इनटू कमांड। ये 7 कमांड हमने कर लिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8वां कमांड जो है हमारा वो है, मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, कोई वैल्यू अपडेट करना। अपडेट कमांड का क्या यूज होता है, देखिए अपडेट कमांड का यूज होता है कि जो वैल्यू इसमें पहले से मौजूद है उसमें कुछ चेंजेस करना। अपडेशन का मतलब ये हमेशा क्या होता है, जो पहले से बनी बनाई चीज है उसमें आप कुछ अपडेट कर रहे हैं, उसमें कुछ आप एडवांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड है, 8 जो हमारा कमांड है वो है अपडेट कमांड। जैसा नाम है वैसा ही काम है। क्या काम होगा इसका, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है, दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट प्री एग्जिस्टिंग डेटा, यानी जो डेटा पहले से है, अपडेट प्री एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ अ टेबल, यानी एक टेबल की प्री एग्जिस्टिंग डेटा को क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या होगा इसका, अपडेट टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम सेट, ठीक है, फील्ड इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। अब ये क्या है, एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल से। मान लीजिए कहता है क्या क्वेश्चन एग्जाम में कि आपको जो है इसकी सैलरी जो है, सीता की सैलरी जो है वो 35,000 से बढ़ के कितनी हो गई है, 40,000 हो गई है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, 103 के रिकॉर्ड को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे सिर्फ सैलरी वाले के। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे अपडेट टेबल नेम, है ना, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेट, क्या करने के लिए, क्या करेंगे, सेट सैलरी इक्वल टू 40,000। अच्छा देखिए एक चीज और, सिर्फ इतना ही देके एंटर कर दीजिएगा तो पता है क्या होगा, अगर आपने सिर्फ इतना ही कमांड लिखा और इतना ही कमांड लिख के अगर आपने एंटर कर दिया तो क्या होगा पता है आपको, इन दैट केस सबकी सैलरी 40,000 एक साथ हो जाएगी। एक ही बार में सबकी सैलरी क्या हो गई, 40,000 हो गई। तो क्या सबकी करनी थी, क्यों, क्योंकि आपने कोई कंडीशन ही नहीं दिया किसका करना था। क्या आपने कोई कंडीशन दिया, आपने बताया कि किसका करना था, नहीं आपने बताया ही नहीं। तो जब आपने नहीं बताया तो ये जो है सबकी कर देगा, इसीलिए यहाँ पे हमेशा वेयर कंडीशन देते हैं। तो वेयर किसका करना था बताइए, जिसका एम्प्लॉय कोड जो है वो 103 हो, यानी वेयर फील्ड का नाम क्या है, कोड, वेयर कोड इक्वल टू व्हाट, 103, यानी जहां पे कोड क्या हो, 103 हो। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, ये जो 35,000 सैलरी थी, ये 35,000 सैलरी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 40,000, क्योंकि आपने इसको अभी अपडेट किया है क्या, 40,000 में। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही अपडेट करें आप और भी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कहता है क्या है कि जो है वो ये जो सीता थी 40,000 हुआ, या मान लीजिए श्याम जो है जिसकी 40,000 सैलरी थी वो 40,000 से 45,000 हो गई, और मल्टीपल चीजें, एक और चीज चेंज हुई, उसका डेजिग्नेशन क्लर्क से सीनियर क्लर्क हो गया, 2 चीजें चेंज हो गई। तो क्या करेंगे फिर उस केस में, सेम वही कमांड, अपडेट टेबल नेम, है ना। तो टेबल नेम क्या है, सॉरी टेबल नेम थोड़ी लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अपडेट एम्प्लॉय सेट, क्या सेट करना है हमें, तो सबसे पहले सैलरी, चलो करते हैं, सेट सैलरी इक्वल टू 45,000, सैलरी 45,000 हो गई, कॉमा देंगे, ठीक है। और क्या सेट करना है, तो डेजिग्नेशन, तो DESIG इक्वल टू सीनियर क्लर्क, SR डॉट क्लर्क, CRERK, ठीक है। देखो अब इसको मैंने सिंगल कोट्स में डाला क्योंकि डेजिग्नेशन किस टाइप का था,
ब्रैकेट टाइप का, और सैलरी जो था वो किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, इसलिए उसने सिंगल कोट्स नहीं डाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डालेंगे, कंडीशन वेयर, क्या बताइए, जिसका एम्प्लॉय कोड क्या है 102 है, तो वेयर कोड इक्वल टू व्हाट 102 और सेमीकोलन करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी 45,000, और इसका जो पोस्ट था क्लर्क वो क्या हो जाएगा, सीनियर क्लर्क। तो मतलब क्या हुआ, अपडेट आप करना चाहें तो एक वैल्यू भी कर सकते हैं, अगर आप अपडेट करना चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपकी मर्जी होती है कि आप कितना अपडेशन कर रहे हैं। तो ये है हमारा अपडेट कमांड। अच्छा, एक जो बहुत ही अच्छा कमांड है जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो तीसरा क्या कहता है कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 10% से इंक्रीज कर दो। ध्यान सुनिएगा, वो पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, यानी कि सारे के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी जो है, ठीक है, 10% से इंक्रीज कर दो बाई 10%। बहुत आसान है, देखिए देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। जैसे ये 50,000 है, 10% निकालिएगा तो 5,000 होगा, 50,000 और 5,000 55,000, यही करना है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे हमारे पास लिखेंगे अपडेट, यानी डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, तो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 1.1। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 10% जब आप इंक्रीज करेंगे तो 100% पहले से था, 100 प्लस 10 कर दिया तो कितना हो गया 110%। 110% का मतलब क्या, वो 110 अपॉन 100, और जब इसको आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1.1। तो जैसे ही हम सैलरी में 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका बढ़ा हुआ 10% निकल जाएगा, और फिर से हम सैलरी को ही अपडेट कर दे रहे हैं, यानी कि सैलरी के एडिशनल 10% को, यानी कि सैलरी का 110% कैलकुलेट करके फिर से हम सैलरी में ही डाल दे रहे हैं, यहाँ पे सेमीकोलन डाल दे रहे हैं, बस इतना ही लिख रहे हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 1.1, और चूंकि हमने यहाँ वेयर देके किसी कंडीशन को नहीं इंप्लीमेंट किया कि किसका करना है, तो ये सबकी सैलरी को क्या कर देगा 10% से इंक्रीज कर देगा। और वैसे ही कोई बोले कि 10% से कम कर दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ बस यहाँ पे चलो पूरा लिख देते हैं, क्या होगा अपडेट एम्प्लॉय 90%, मतलब 10% सबकी सैलरी कम कर दो, एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 0.9। 10% बढ़ा तो 110% हो जाएगा, 10% घटा तो 90% हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तो बेसिकली देखा गया है कि बहुत बार पूछा भी हुआ है। सो दिस इज द अपडेट कमांड, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कमांड है 9th कमांड, वो है अपडेट के साथ डिलीट कमांड, DELET। डिलीट क्या करता है, जैसे अपडेट डेटा को अपडेट करता है, डिलीट, जैसे मुझे मान लीजिए 104 का रो हटा देना है, पूरा रो ही डिलीट कर देना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, फॉर दैट वी यूज डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट, अब या तो एक रो डिलीट कर लीजिए या तो सारे के सारे रोज को डिलीट कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी खास रो को भी डिलीट कर सकते हैं और चाहे तो सारे के सारे रोज को भी डिलीट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 9th कमांड हमारा कौन सा है, डिलीट कमांड, DELET डिलीट। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है किस लिए, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट रोज, ठीक है, या रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, यानी कि टेबल से अगर रोज को या रिकॉर्ड को जो है डिलीट करना हो तो हम लोग किस कमांड को यूज करते हैं, डिलीट कमांड को यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या होता है इसका, तो इसका सिंटैक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, राइट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, अब वेयर कंडीशन ऑप्शनल है, अगर आप कंडीशन देंगे तो जो कंडीशन से मैचिंग वैल्यूज होंगे सिर्फ वो डिलीट होंगे, और अगर आप कंडीशन नहीं देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में अगर मैंने सिर्फ ये लिख दिया क्या, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, और इतना ही देके क्या कर दिया हमने, सेमीकोलन देके एंटर कर दिया, पता है क्या, सारा का सारा रिकॉर्ड, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड 101 से लेकर 105 तक सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। जबकि अगर आप किसी पार्टिकुलर वजह से मान लीजिए 102 वाले को डिलीट करना चाहते थे तो यहाँ क्या लिखेंगे,
डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है, वेयर कोड इक्वल टू 102 सेमीकोलन और एंटर। तो इस केस में आपने कंडीशन दे दिया कि जिसका कोड क्या हो 102 हो उसको डिलीट करो, इसीलिए ये सिर्फ किसको डिलीट करेगा 102 वाले का डेटा क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, राइट। अब आइए, ये है डिलीट का काम, बस इतना ही है। नेक्स्ट 10th कमांड जो है वो हमारा ड्रॉप कमांड है। ड्रॉप क्या करता है, देखो अगर आप ये कमांड यूज करते हो, ध्यान समझना, डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। अगर आप इस कमांड को यूज करते हो कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सारा का सारा रिकॉर्ड 101 से लेके 105 तक, और ये 101, 102, 103, 104, 105 सारा रो डिलीट हो जाएगा एक ही बार में, क्योंकि आपने यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया, इसलिए सारा का सारा रो डिलीट हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर रहेगा, तो स्ट्रक्चर रहने से क्या होगा, अगर आप फिर से इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करेंगे तो आप वैल्यूज को इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर से जैसे आप इंसर्ट इनटू करेंगे तो चूंकि डेटा नहीं से डिलीट हो ना, स्ट्रक्चर तो डिलीट नहीं हुआ, तो आप वैल्यू इंसर्ट कर पाएंगे। जहां तक बात है ड्रॉप कमांड की, तो ये एक तरह से परमाणु बम है, एटम बम है, पूरे टेबल को along with स्ट्रक्चर डिलीट कर देता है। टेबल का कंटेंट तो डिलीट होता ही होता है, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डिलीट द टेबल along with its structure, यानी कि टेबल तो डिलीट होता ही है, अपने स्ट्रक्चर के साथ डिलीट हो जाता है, हर चीज, वैल्यू भी बिना कुछ पूछे हुए, ठीक है। बिना कुछ पूछे मतलब अब दे ही रहे कमांड हम उसी चीज के लिए ना। तो यहाँ पे हमारे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉप टेबल नेम, यानी कि ड्रॉप करो टेबल को, जो भी नाम आप यहाँ देंगे उसको। जैसे एग्जाम्पल में देखो, आप देख रहे हैं ना, मैं हर एक कमांड का डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स और एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम में इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या देते हैं, एम्प्लॉय। तो क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा along with its structure, इसमें जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसके साथ, मतलब कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल उस टेबल का नामो निशान खत्म। तो आई थिंक इस वीडियो में ये 10 कमांड्स काफी हैं, ठीक है। इसके बाद 2 कमांड जो है जो इंपॉर्टेंट है बचते हैं, वो होता है सेलेक्ट कमांड और एक होता है ऑल्टर कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट कमांड, ठीक है। तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।